मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जब आप रेलवे ग्रुप डी में एज अ असिस्टेंट ज्वाइन होते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं रेलवे में ही आगे बढ़ने के लिए, कि आप किन किन पोस्टों पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे प्लस पॉइंट यही होता है कि अगर आप रेलवे में एज अ असिस्टेंट ज्वाइन होते हैं तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए होते हैं। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, यानी कि आप टीसीबी बन सकते हैं, आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, आप गार्ड बन सकते हैं, आप लोको पायलट बन सकते हैं, आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, ग्रेड पे की 46 ग्रेड पे की आप किसी भी पोस्ट पर जा सकते हैं। अगर आप रेलवे में ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन होते हैं, अगर आप टेक्नीशियन ज्वाइन होते हैं तो आपके लिए इतने ज्यादा डोर्स ओपन नहीं होते हैं, लेकिन ग्रुप डी में यही फायदा होता है। हालांकि आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन आप अगर आप मेहनत करते रहते हैं, आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते हैं और एस्पायर करते रहते हैं अपने आने आने वाले विजन को, तो आप जरूर ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी का भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता है रेलवे ग्रुप डी में जॉब करना। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं चलो ठीक है, पहले एक जॉब मिल जाए, उसके बाद फिर हम लोग अपना आगे का विजन सेट करेंगे। तो आप जैसा देख ही रहे हैं कि जो बाहर ओपन कंपटीशन हो रहा है उसमें काफी ज्यादा टफ हो रहा है आजकल जॉब क्रैक कर पाना। हालांकि दोस्तों देखो, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी काम करता है। लेकिन अब अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे सबसे आसान किसी जॉब को पाना है तो मेरी नज़र में वो ग्रुप डी की जॉब को पाना है। आप ग्रुप डी की जॉब को काफ़ी आसानी से पा सकते हैं, काफ़ी आसानी से इन द सेंस कि अगर आप ठीक ठाक डायरेक्शन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप डेडिकेटेडली अपना थोड़ा बहुत भी टाइम दिन में अगर आप 4-5 घंटे भी अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं तो भी आप आसानी से ग्रुप डी की जॉब को क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों, ग्रुप डी की जॉब को क्रैक करने के लिए जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे मैथ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रीजनिंग की क्या होनी चाहिए, साइंस की क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, आपको मॉक किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, आपको किस किस चीज़ों को पढ़ना है, किन किन चीज़ों को छोड़ना है, इन सब पे मैंने डेडिकेटेडली अलग अलग वीडियो बना दी है। वो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर, वो वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप सर्च कर लेंगे तो वो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप उन वीडियो से रेफरेंस ले लेते हैं तो फिर आपको किसी भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप मैथ की वीडियो देख लेते हैं, मैथ की स्ट्रेटेजी वीडियो, तो फिर आप उसमें आसानी से समझ जाएंगे कि मुझे कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको कैसे पढ़ना है चीज़ों को। क्योंकि पता तो सबको है, सिलेबस तो हालांकि सबके पास है। जैसे इसमें 1 करोड़ लोगों ने, 1 करोड़ से प्लस लोगों ने फॉर्म भर रखा है, तो सबको पता है क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस सबके पास है। लेकिन कैसे पढ़ना है, उसका तरीका क्या होता है पढ़ने का, किन किन चीज़ों को आपको ज़्यादा टाइम देना है, किन किन चीज़ों को आपको छोड़ना है, किन किन चीज़ों को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। इन चीज़ों से ही आप क्या है कि दूसरे लोगों से थोड़ा ज़्यादा आगे निकल पाते हैं। और अगर आप दूसरे लोगों से, एवरेज लोगों से आप थोड़ा सा भी आगे हो जाएंगे तो आप जरूर मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किए हुए हैं तो आप मेरे वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। इसमें हम लोग ये देख रहे थे कि आप अगर आप ग्रुप डी में असिस्टेंट भर्ती होते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। दो टाइप के एग्जाम होता है, एक होता है एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एक होता है जीडीसीई जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जीडीसीई जो एग्जाम होता है वो आप ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हो जीडीसीई एग्जाम को देने के लिए। जब प्रान नंबर होता है, अगर आपका प्रान नंबर जैसे ही आ जाता है तो फिर आप जीडीसीई की जो वैकेंसी निकलेंगे आप उसको भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन जो एलडीसीई की वैकेंसी होती है, तो एलडीसीई की वैकेंसी भरने के लिए आपको 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए आपकी। अगर आप 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस हो जाती है तो फिर आप एलडीसीई के एग्जाम को फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आप ग्रुप डी में भर्ती होते हो तो आप जीडीसीई से तो आप कुछ भी बन सकते हो। जैसे आप टीसी बन सकते हो, गार्ड बन सकते हो, टेक्नीशियन बन सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, लोको पायलट बन सकते हो। इन सब चीज़ों में आप जीडीसीई से भर सकते हो। लेकिन अगर जो अब बात करते हैं एलडीसीई की, तो एलडीसीई में डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट, आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है या फिर आपने कौन सा डिपार्टमेंट चूज किया हुआ है। जैसे इसमें काफी सारे डिपार्टमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, ऑपरेटिंग का अलग हो गया। तो इस प्रकार से काफी सारे डिपार्टमेंट है। तो उन डिपार्टमेंट की वाइज फिर आप को पता चलेगा कि आप एलडीसीई से आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जैसे अगर आप मैकेनिकल का कोई डिपार्टमेंट चूज करते हैं तो फिर आप एलडीसीई से केवल टेक्नीशियन में जा सकते हो। अगर आपको टेक्नीशियन के अलावा किसी दूसरी पोस्ट पे जाना है, जैसे आपको टीसी गार्ड बनना है, तो फिर आपको जीडीसी का एग्जाम देना पड़ेगा। पॉइंट्समैन बनते हो तो फिर आप एलडीसी से ही बन सकते हो, टीसी और गार्ड। तो अगर आपको टीसी और गार्ड बनना है तो आप एलडीसी के एग्जाम के थ्रू भी टीसी और गार्ड बन सकते हो। हालांकि जीडीसी का जो एग्जाम होता है वो सारे डिपार्टमेंट के लिए होता है, जिसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जीडीसी का जो एग्जाम होता है वो सारे डिपार्टमेंट के लोग भर सकते हैं। लेकिन जो एलडीसीई का एग्जाम होता है वो केवल पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग भरेंगे। जैसे अगर आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है तो आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले लोग ही भरेंगे उस एग्जाम के लिए।
ऐसे ही आपका अगर इलेक्ट्रिकल वाला डिपार्टमेंट है तो इलेक्ट्रिकल के लिए निकली हुई है। तो इस प्रकार से अगर आपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट चूज किया हुआ होगा तो फिर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से एलिजिबल हो जाएंगे वो एलडीसी के एग्जाम को भरने के लिए। लेकिन जीडीसी में क्या होता है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, बस शर्त यह है कि आपका 1 महीने की कंटिन्यूस सर्विस हो गई और आपका प्रान नंबर आ गया हो, तो फिर आप उस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और दूसरी शर्त क्या है कि आपको वो जो उसमें डिजायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो फिर आपको आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे अगर आप स्टेशन मास्टर का फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप लोको पायलट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक या फिर डिग्री जैसे बीटेक वगैरह होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे भी जो जो पोस्टों के लिए जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो फिर आप उन पोस्टों को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेंगे तो मैं आपको